बादामी लाल भी शामिल हैं। चौरासी विधानसभा सीट का चुनावी दंगल, बीएपी का खेल बिगाड़ेंगे बागी। बीएपी से बागी होकर बादामी लाल लड़ रहे चुनाव। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर पार्टियों को बागी उम्मीदवार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि इस सीट पर बीएपी, कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन बीएपी को उसी के बागी उम्मीदवार से टक्कर मिल रही है। बादामी लाल आदिवासी परिवार से जुड़े हैं और बीएपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। उनकी पत्नी शर्मिला बीएपी से ही चिखली पंचायत समिति की प्रधान है। मैं भी सुना, मतलब लड़ो, क्यों नहीं लड़ सकता हूँ। मुझे भी संविधान ने अधिकार दिया है, जैसे वोट देने के लिए जनता को लोकतंत्र का अधिकार दिया है, तो अपन को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो मैंने मतलब निर्दलीय फॉर्म बीएपी को छोड़ के भर दिया। बादामी लाल टिकट न मिलने से खफा हैं और सांसद राजकुमार रोत और पार्टी के दूसरे नेताओं पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अभी जो चुनाव का समय आया तो मुझे मतलब टिकट के लिए बोला, तो आप वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हो, इस हिसाब से मुझे काट दिया गया। पर मेरा ये भी सवाल है कि सबसे पहले ये पार्टी का ये प्रोटोकॉल बना था, संविधान बना था, कहने का मतलब एक आदमी एक ही बार चुनाव लड़ेगा। तो जो पार्टी के बड़े लीडर वरिष्ठ हैं, उन्हीं ने ये नियम तोड़ा। इधर बीएपी से बागी लड़ रहे बादामी लाल से बीएपी को नुकसान के बाबत जब भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुतोष रोज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बागी बादामी लाल से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। बादामी ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1500 वोट काट सकते हैं। बागी उम्मीदवार की जहाँ तक बात है तो मान के चलिए 1000-1500 वोटों का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उन्होंने बगावत करी है तो उसका भुगतान वो आने वाले समय में करेंगे। बहरहाल बीएपी से बागी निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनावी मैदान में ताल ठोक रखी है। वहीं जनता द्वारा उनको समर्थन मिलने का दावा भी किया जा रहा है। इधर बीएपी उनके बागी होकर चुनाव लड़ने से किसी तरह के नुकसान से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बागी बादामी लाल कितना नुकसान पार्टी को पहुंचाएंगे, ये चुनाव परिणाम के बाद ही पता लग पाएगा। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। कोची नगरी में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 365 तक पहुंच गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खतरा बढ़ने के बाद भी 6 फॉगिंग मशीनें सीएमएचओ ऑफिस और 12 मशीनें नगर निगम के गैराज में धूल फांक रही है। गैराज में रखी मशीनों में से लाखों रुपए की 3 मशीनें तो कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। लगातार बढ़ता जा रहा है, 350 से पार डेंगू का आंकड़ा पहुंच चुका है और स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि नगर निगम की टीमों द्वारा भी फिलहाल शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में जो फॉगिंग की जा रही है, फॉगिंग करने का जो दावा किया जा रहा है, वो तमाम दावे नाकाम साबित हो रहे हैं। और फॉगिंग मशीनें एक ओर जहां सीएमएचओ ऑफिस में धूल फांक रही हैं, तो वहीं जो नगर निगम का गैराज है वहां भी फॉगिंग मशीन यहां आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ साल पहले की फॉगिंग मशीन है जो यूज ली जाती थी, लेकिन आज इन फॉगिंग मशीनों का कोई उपयोग नहीं लिया जा रहा है और ये तमाम जो फॉगिंग मशीन है कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। लाखों रुपए की इन फॉगिंग मशीनों को फिलहाल काम में क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसके बारे में निगम के कोई भी अधिकारी फिलहाल बताने को तैयार नहीं है। हालांकि कोटा उत्तर और दक्षिण में करीब 1 दर्जन फॉगिंग मशीनें हैं जो दावा किया जा रहा है काम में ली जा रही हैं, लेकिन ये जो पड़ी 3 फॉगिंग मशीनें हैं लाखों रुपए की कीमत की, ये मशीनें अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं और फिलहाल जो निगम और स्वास्थ्य विभाग के दावे हैं वो धरातल पर नहीं उतर रहे हैं और शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में जो डेंगू का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं जो
अभी काम में ली जाने वाली जो फॉगिंग मशीन है वो भी यहाँ आपको जो है गैराज में खड़ी 100 पीस बनी हुई नजर आ रही है। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा दावा किया जा रहा है कि जहां जहां डिमांड होती है वहां इन फॉगिंग मशीनों को काम में लिया जा रहा है। तो एक और जहां पुरानी फॉगिंग मशीनों को कबाड़ में रखा जा रहा है, कबाड़ में तब्दील हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर जो करीब 1 दर्जन फॉगिंग मशीन है वो गैराज में अंदर जो सजा कर यहाँ रखा जा रहा है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि डिमांड के अनुसार इन फॉगिंग मशीनों को काम में लिया जा रहा है, क्योंकि चिकित्सा विभाग के पास करीब आधा दर्जन जो फॉगिंग मशीनें हैं उनमें से मात्र एक ही काम में ली जा रही है। तो वहीं नगर निगम की पुरानी फॉगिंग मशीनों को कबाड़ में सजा कर रखा हुआ है, तो वहीं नई फॉगिंग मशीनों को भी यहाँ गैराज में रखा हुआ है, उनका भी समय पर उपयोग नहीं लिया जा रहा है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। अनीता चौधरी हत्याकांड में जोधपुर पुलिस आरोपी गुलामुद्दीन को मुंबई से वापस ला चुकी है। पुलिस का भरोसा है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हत्याकांड के राज से पर्दा उठ जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए जोधपुर पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी गुलामुद्दीन नेपाल भागने की फिराक में था। देखिए रिपोर्ट। अनीता हत्याकांड में अब खुलेंगे कई राज। काफी शातिर किस्म का अपराधी है, जहर खुरानी की वारदातें भी इसने की है, तो इसे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आरोपी गुलामुद्दीन से होगी लंबी पूछताछ। बेनिफिट के लिए कैसे किया, कहां किया और कोई था नहीं था, क्या उद्देश्य था, ये सारी चीजें पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होंगी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को मिली कामयाबी। सारे पहलुओं पर जांच होगी, सारे एंगल्स जितने भी हैं सब एंगल्स पे जांच की जाएगी। जोधपुर पुलिस की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई और आखिरकार 8 दिन बाद ही सही मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन से गुलामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे जोधपुर लेकर पहुंची, जहां डीसीपी राजश्री वर्मा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। राजश्री वर्मा की माने तो गुलामुद्दीन नेपाल भागने की फिराक में था। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। ये यहाँ से पहले गुजरात गया, वहाँ से फिर महाराष्ट्र गया। निरंतर हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी। अब इससे पूछताछ किया जाएगा और किस तरीके से घटना हुई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों का खुलासा अगले कुछ दिनों में। मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से हमने इसे दस्तयाब किया है। जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है, बिल्कुल अपना फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा था और अगर कभी कुछ इस्तेमाल हुआ तो भी हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर रहा था। 30 अक्टूबर को अनीता का शव मिलने के बाद ही गुलामुद्दीन फरार था। हालांकि पुलिस ने उसकी पत्नी आबिदा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। गुलामुद्दीन जानता था कि अगर वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेगा तो पकड़ा जाएगा। एक जगह ठहरना भी उसने मुनासिब नहीं समझा। पुलिस की माने तो हत्या की वारदात के बाद वो पहले गुजरात गया, उसके बाद महाराष्ट्र पहुंचा, लेकिन रात और दिन एक करने वाली जोधपुर पुलिस की 20 जवानों की टीम ने उसे आखिरकार खोज ही लिया। करीब मेरे ख्याल से 400 से 500 सीडीआर हमने विश्लेषण किया होगा। सीसीटीवी का मैंने ऑलरेडी बोला कि अहमदाबाद, महाराष्ट्र, क्योंकि देखिए हम इसे ट्रेस कर रहे थे। अब ट्रेस करने का क्या तरीका होता है, मोबाइल ये इस्तेमाल कर नहीं रहा था, बहुत शातिर था, तो एक एक सीसीटीवी देखते थे फिर आगे बढ़ते थे। हमारी जो टीम है वहाँ पर जितने भी होटल्स है, धर्मशाला है, जहाँ भी रुक सकता था हर दिन वहाँ दबिश देते थे, टैक्सी वालों से बात करते थे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में जाकर बात करते थे। पुलिस की माने तो गुलामुद्दीन आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स है, जिसका नाम जहर खुरानी गिरोह से भी जुड़ा है। वो पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। ऐसे में अनीता हत्याकांड के बाद वो जानता था कि कैसे खुद को बचाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि जब वो इतना शातिर था तो पुलिस ने उसे साउथ मुंबई से कैसे पकड़ा। जोधपुर पुलिस की माने तो सबसे पहले उन संभावनाओं को तलाशा गया जहां वो हो सकता था। जोधपुर के आसपास के इलाकों के अलावा गुजरात में भी टीमें भेजी गई। गुलामुद्दीन फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने कई टेक्निकल टूल का इस्तेमाल किया। 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, 500 से ज्यादा सीडीआर का विश्लेषण किया गया,
बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड पर पूछताछ की गई और आखिर में पुलिस गुलामुद्दीन तक पहुंच गई, जहां मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन से उसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस को उसके पास से जो सामान मिला उसको देखते हुए ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि वो नेपाल भागने की फिराक में था। पूरी टीम ने पूरी शिद्दत के साथ, टीम के एक मेंबर ने, एक अधिकारी ने पूरी शिद्दत के साथ काम किया। जितनी भी सर्चिंग हो सकती थी, जो भी इसका एक एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया कवर हो रहा था, पर्टिकुलर उस एरिया में हमने टीमें बना दी थी और जहां भी इसका मूवमेंट था हम नजर रखे हुए थे और अंतोगत्वा जिस भी पॉइंट पर ये स्टेब्लिश हुआ, स्टेबल हुआ, तुरंत हमने दबिश दी और इसको दस्तयाब कर लिया। अनीता हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और पुलिस का दावा है कि वो हर एंगल से इस मामले की जांच करेगी और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस हत्याकांड के राज से जैसे ही पर्दा उठेगा, कुछ और चेहरे बेनकाब होंगे। कहीं न कहीं ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है। इसकी गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में कई और गिरफ्तारी होने की भी संभावना जताई जा रही है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। तो वहीं उदयपुर में शनिवार को विदेशी युवती को गोली मारने के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। गोलीकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को नामजद करने के बाद देर रात डिटेन कर लिया। वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों ने घायल विदेशी युवती के शरीर से गोली भी बाहर निकाल दी है और थाईलैंड से आई इस विदेशी महिला के स्कॉट सर्विस में शामिल होने की आशंका है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक चित्रकूट नगर स्थित त्रिरत्न होटल के कमरे में राहुल गुर्जर, ध्रुव, अक्षय और अन्य युवक पहले से मौजूद थे, जिसमें राहुल गुर्जर के पास हथियार था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन और आरोपियों की तलाश कर रही है। मिला उस कैब की जानकारी करने पर कैब ड्राइवर ने यह बताया कि इसे कुछ लोग, जिसमें ध्रुव स्वालका और राहुल गुर्जर आदि नामक लोग थे, जिन्होंने इस कैब को बुक कराया और इस कैब के माध्यम से यह महिला चित्रकूट नगर में कोई रत्नम नाम की होटल है वहाँ तक पहुँची। वहाँ यह महिला इन लोगों के साथ में रूम में रुकी है और ये जो आरोपी हैं राहुल गुर्जर, अक्षय और ध्रुव, इनके साथ कुछ और लोग हैं। होटल के रूम में घटनाक्रम में राहुल के हाथ से, और हाथ में ये पिस्टल थी या रिवॉल्वर थी, जो भी एक वेपन था, वह वेपन बातचीत के दौरान या अन्यत्र किसी भी झगड़े के दौरान ये चला है, इसकी अभी तस्दीक होनी बाकी है और उसी दौरान इसको महिला को ये गोली लगी है। सीकर में पूर्व सैनिकों की कैंटीन को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर पूर्व सैनिकों का समर्थन मिलने लगा है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि पहले नवलगढ़ पुलिया के पास जहां कैंटीन संचालित हो रही थी, वहां पर पार्किंग की सबसे अधिक दिक्कत थी। पूरे दिन ट्रैफिक जाम रहता था। जगह छोटी होने की वजह से बिल्डिंग में भी बहुत ज्यादा समय लगता था। शहीद वीरांगनाओं को काफी राहत मिलेगी अब इससे। आपको बता दें कि कुछ पूर्व सैनिक कैंटीन शिफ्ट का विरोध कर रहे थे। मोहनलाल डूडी, सब एरिया कमांडर या 61 सब एरिया कमांडर जीओसी साहब ने जो ये सैनिकों के वेलफेयर को ध्यान में रखते जो निर्णय लिया कैंटीन का, ये बहुत ही सराहनीय और उचित कदम है। यहाँ पर अभी आर्मी, एक्स आर्मी या वेटरन्स की तादाद ज़्यादा होने के कारण उस एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एरिया बहुत कंजस्टेड था। सीनियर सिटीजन, ऑफिसर्स या लेडीज़ को सामान लेने में बड़ी दिक्कत थी। पहले जो वहाँ कैंटीन थी उसमें नंबर नहीं आता था, 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लग के सामान लेना पड़ता था, जिससे पूरा दिन वेस्ट हो जाता था। यहाँ पे हमें सामान लेने में 10 मिनट लगते हैं और ये कैंटीन सही जगह है। मरुधरा के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर के आसमान में फॉग और स्मॉग छाने की वजह से मौसम में मिजाज बदल गया है। श्रीगंगानगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़कर 300 को पार कर गया है। स्मॉग और कम विजिबिलिटी से वाहन चालकों को परेशानी होने लगी है और स्मॉग और फॉग की वजह से विजिबिलिटी घटकर 50 से 60 मीटर रह गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके का इस वक्त मौसम बना हुआ है श्रीगंगानगर का। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसके चलते परेशानियां बढ़ गई हैं और ये स्मॉग और कोहरा दोनों ही है, जिसने एक रौद्र रूप ले लिया है। ठंडक महसूस की जा रही है और पारा जो है वो 320 के पार प्रदूषण का पहुंच गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोहरा और स्मॉग दोनों ने मिक्स करके विजिबिलिटी को घटा दिया है।
भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सीमावर्ती जिले अनूपगढ़ में अचानक तापमान में गिरावट के साथ ही कोहरे ने दस्तक दे दी है। बढ़ती ठंड और कोहरे ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। किसान इस ठंड को रबी की फसल के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। खरपतवार की वजह या दिमक की वजह या जड़गलन सरसों की फसल में काफ़ी नुकसान हुए, जड़गलन हो गया। और अब आज को मौसम ठंड होए इंगो सरसों ने और जक्की भी फसलों भी जरिए बना लाभ मिलेगा। और इसी के साथ